गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे इकोसिस्टम। इससे पहले आपने ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। अब आप डिस्कस कर रहे हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक ओवरव्यू अगर मैं डिस्कस आपसे करूं तो हम ये कह सकते हैं द इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। आप नेचर का फंक्शनल एग्जिस्टेंस अगर देखना चाहते हैं, आप नेचर को फंक्शनल रेफरेंस में अगर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इकोसिस्टम स्टडी कर सकते हैं। नेचर फंक्शनल एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है इकोसिस्टम के थ्रू। ठीक है, इकोसिस्टम इज द सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ मेंटेनिंग ecosystem is the self-sustaining, self-maintaining, self-regulating system. self-regulating system. ठीक है, रेगुलेशन ये अपने आप कर सकता है, अपने आप को मेंटेन कर सकता है, और आप कह सकते हैं अपने आप ही ये क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। इसका मतलब नेचर जो है एक तरीके से नेचर का फंक्शनल यूनिट ये है, तो ऑब्वियस है आप ये कह सकते हैं नेचर जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ मेंटेनिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम के फॉर्म में यहां एग्जिस्टेंस में होती है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली देखिए टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। ये जो कंपोनेंट्स हैं आप कहेंगे एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें हम समराइज अगर करें तो देखिए माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अलावा प्लांट्स, और इसके अलावा आप कह सकते हैं एनिमल्स। माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में काउंट किए जाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आप जानते हैं इंक्लूड करते हैं लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर, या प्रेसिपिटेशन यहां मैं कह सकता हूं। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक फैक्टर्स में स्टूडेंट्स सॉइल आप कह सकते हैं, और एनसीईआरटी ने इसी के साथ हमारे से टोपोग्राफी डिस्कस कर रखी है, तो मैं लिख देता हूं टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। टोपोग्राफिकल फैक्टर्स ये यहां आप कह पाएंगे। तो क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर एंड टोपोग्राफिकल फैक्टर, तो ये स्टूडेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब अल्टीमेटली क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए इन एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे हमारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए, अपना एग्जिस्टेंस नेचर में मेंटेन करने के लिए एबायोटिक फैक्टर्स पर उसकी डिपेंडेंसी है, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ उसका इंटरेक्शन है। जैसे पीछे के चैप्टर्स में आप पढ़ के आए थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ह्यूमन के केस में आपने पढ़ा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी भी हो, बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल एनवायरमेंट ह्यूमन जो है वो कांस्टेंट पर मेंटेन करता है, इसलिए उसको होम्योस्टैटिक रेगुलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप पहले डिस्कस करके आए। तो ये ओवरऑल कैसे आया, हमारा फंक्शनल एग्जिस्टेंस कैसे बन पा रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल एग्जिस्टेंस कैसे बन पा रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इन बायोटिक कंपोनेंट्स का एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, और एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हुए ही क्या बनाते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। क्लियर, ये स्टूडेंट्स फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर बनाते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर में जो
बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उन बायोटिक कंपोनेंट्स के अलग अलग कैटेगराइजेशन है। जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स में आप ये कहें, इनको डिवाइड किया गया है। कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स नेचर में प्रोड्यूसर्स हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फूड मटेरियल अपना बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद आप ये कह सकते हैं दूसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं माइक्रोब्स जो हैं वो डीकंपोजर्स हैं, ठीक है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं। इनको कैटेगराइज अगर करें हम फर्दर, मतलब फंक्शनल रेफरेंस इनका अगर देखें तो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स आप जानते हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स होंगे, ठीक है। आप कंज्यूमर्स की बात अगर करें तो कंज्यूमर्स जो हैं वो एनिमल्स हैं। और डीकंपोजर्स को अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स हैं, जिसमें स्पेसिफिकली आप बैक्टीरिया को इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्लांट्स प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, कंज्यूमर्स जो है उस प्रोडक्टिविटी को यूटिलाइज करते हैं। कंज्यूमर्स उस प्रोडक्टिविटी को यूटिलाइज करते हैं, दोनों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। दोनों जब डेड हो जाते हैं तो एग्जैक्टली इनको डीकंपोज करता है, या आप ये कहेंगे इसके डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करता है डीकंपोजर, और अल्टीमेटली मिनरल्स को रिलीज करवा देता है नेचर में। उन मिनरल्स को फिर से प्लांट रिसीव करता है, और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स अपने आप को मेंटेन रखते हैं। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स की बात हुई, तो आप ध्यान रखें वो जो इनके सर्वाइवल की एक्टिविटी है, जैसे आपने कहा प्रोड्यूसर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करके फूड मटेरियल बनाता है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऐसा नहीं हो सकता। आया इन्वॉल्वमेंट एबायोटिक फैक्टर का। उसके ठीक बाद आप कहते हैं कंज्यूमर्स हैं, ये प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे माइक्रोब्स हो, इन सबको अपना मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना है। उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए सबको ओवरऑल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आप जानते हैं वाटर जो है वो मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट किसी भी पर्टिकुलर सेल का होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक की डिपेंडेंसी वाटर पर स्टूडेंट्स होती है। तो हुआ एबायोटिक कंपोनेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद आप कह सकते हैं डीकंपोजिशन की एक्टिविटी हुई, तो वो जो डीकंपोजिशन की एक्टिविटी है वो भी स्टूडेंट्स डीकंपोजर्स के थ्रू होती है, जिसमें जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो वहां रिक्वायर्ड होता है, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर उसको अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल वो एबायोटिक फैक्टर्स भी यहाँ प्रोसेस में इन्वॉल्व है। क्लियर? सो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट ये है, या इनका जो कोऑर्डिनेटेड, आप ये कह सकते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इनका जो फंक्शनल एग्जिस्टेंस है, वो ही किसको बनाता है? इकोसिस्टम को बनाता है। क्लियर? तो देखिए इकोसिस्टम को एक ओपन सिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम इज ए ओपन सिस्टम। वाई इकोसिस्टम इज ए ओपन सिस्टम? इकोसिस्टम ओपन सिस्टम क्यों है? तो आप ये कहेंगे देयर इज अ कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी, और कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी के साथ साथ आप ये कह सकते हैं वहां साइक्लिंग भी होती है। तो एनसीईआरटी ने हमें जो इकोसिस्टम को डिफाइन करके दिया है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स और एक्टिविटीज को जो रेफर किया, तो एनसीईआरटी वहां इनपुट, आउटपुट और साइक्लिंग लिखती है। देखिए कोई भी इकोसिस्टम फंक्शनिंग में अगर होगा, या फंक्शनल एग्जिस्टेंस इकोसिस्टम जब शो करता है, तो वो इनपुट शो करेगा, वो आउटपुट शो करेगा, और वो साइक्लिंग शो करेगा। इनपुट, आउटपुट एंड साइक्लिंग। क्लियर? सो स्टूडेंट्स देखिए, पहले यहां मैं इकोसिस्टम का, या एक जेंट इकोसिस्टम जो है उसका एक रेफरेंस नोट कर रहा हूं। इससे आपको ये क्लियर होगा, एंटायर बायोस्फीयर एक ग्लोबल इकोसिस्टम के फॉर्म में एक्ट कर सकता है। कैसे ग्लोबल इकोसिस्टम के फॉर्म में एक्ट कर सकता है? तो आप सबसे पहले ये कहें यहां प्लांट्स हैं, प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की अपनी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी है, सोलर रेडिएशन, और सन से आप ये कह सकते हैं ये फोटोन एनर्जी रिसीव करते हैं। और इस फोटोन एनर्जी का जो इनपुट है वो एग्जैक्टली प्लांट्स तक है। तो ये स्टूडेंट्स प्लांट्स यहां हुए प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं।
इनके प्रोड्यूसर होने के साथ साथ पहले मैं इसके फंक्शनल एग्जिस्टेंस को डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद आपसे मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आप ये कहेंगे एनिमल्स की इन पर डिपेंडेंसी है, एनिमल्स, और ये एनिमल्स स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स हैं, ये कंज्यूमर्स हैं। ये जो प्लांट्स आपने यहां मेंशन करे हैं, ये प्लांट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर हैं, एनिमल्स कंज्यूमर हैं, और फाइनली डीकंपोजर्स, यहां आप कहेंगे डीकंपोजर्स। और ये जो डीकंपोजर्स हैं, ये डीकंपोजर्स देखो क्या करते हैं। आपने ये कहा प्लांट ने फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी बनाई, ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करते हैं और ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक मैटर ये सिंथेसाइज करते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं। तो आप ये कहेंगे along with the transfer of the matter there is also the transfer of energy। ठीक है, ये बायोमास ट्रांसफर है या ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर है, मतलब एनिमल्स प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं, खाते हैं, तो आप कह रहे हैं ऑब्वियस है ये बायोमास ट्रांसफर हुआ। उसके साथ साथ ये क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को यूटिलाइज करने के बाद अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ये जो प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी डेड हो जाते हैं। ये जो प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स हैं स्टूडेंट्स, ये भी डेड हो जाते हैं। इसी से मैं बना देता हूं, तो ऑब्वियस है ये डेड होंगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर किसको मिलेगा, डीकंपोजर्स को। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं ये जो एनिमल्स हैं ये भी डेड हो जाते हैं, तो ऑब्वियस है डेड ऑर्गेनिक मैटर किसको मिलेगा, डीकंपोजर्स को। अब जब एनिमल्स डेड हो गए हैं तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं डीकंपोजर्स को, तो साथ साथ आप ये कह सकते हैं यहां से ट्रांसफर होगा एनर्जी। क्लियर। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां से भी आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स भी जो है वो इनको ट्रांसफर करेंगे एनर्जी। क्लियर। तो आप ये देख पा रहे हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स, इन कंपोनेंट्स के बीच एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब देखो यहां डीकंपोजर्स जो है वो अपनी एक्टिविटी के बाद मेंटेन करते हैं मिनरल साइक्लिंग, तो ये मिनरल्स जो हैं इनको रिलीज कर देते हैं, मिनरल्स यहां रिलीज हो जाते हैं, और जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स को आप ये कहेंगे, उन मिनरल्स को यूज कर लिया जाता है अपटेक बाय प्लांट्स। ये प्लांट्स स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स जो हैं वो इन मिनरल्स को यूज कर लेते हैं। तो प्लांट्स मिनरल्स को यूज कर लेते हैं, ये प्लांट्स ने मिनरल्स को यूज किया, अल्टीमेटली मिनरल्स अपटेक कर रहे हैं प्लांट्स, तब ऑब्वियस है ये भी क्या रिसीव कर रहे हैं, एनर्जी। ठीक है। तो एक तरीके से ये क्लियर हुआ आपको कि देखिए सोलर रेडिएशन और जो फोटोन एनर्जी है वो सिस्टम में आती है, तो ये जो नेचर के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स में से प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हुए फूड मटेरियल सिंथेसाइज करता है, ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करता है। इस ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करते हैं कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स और प्लांट्स दोनों को डेड हो जाने पर, डेड और डिकेइंग, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, इसी तरीके से आप कह सकते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। ठीक है। तो ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इन दोनों को डिकम्पोज करके डीकंपोजर्स मिनरल रिलीज करवा देता है। मिनरल्स आप कह सकते हैं प्लांट्स के थ्रू अपटेक कर लिए जाते हैं, और बाकी आप कहेंगे कहां चले जाते हैं, सेडिमेंट या फिर सॉइल होरिजन लेयर्स। ठीक है। तो ये एक तरीके से एक साइक्लिंग प्रोसेस है। अब देखो यहां इनपुट, आउटपुट और साइक्लिंग की बात की गई। इकोसिस्टम इनपुट, आउटपुट और साइक्लिंग को डिस्कस करता है। तो सोलर रेडिएशंस का आना और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उसके आने के बाद होना, ये इनपुट है। ये यहां से यहां मैटर ट्रांसफर होना, एनर्जी ट्रांसफर होना, चाहे वो डीकंपोजर से प्रोड्यूसर को हो, चाहे वो एनिमल्स के डेड होने पर डीकंपोजर्स को हो, ये साइक्लिंग प्रोसेस कहा जाता है। और आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये डीकंपोजिशन जो हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, मिनरल्स अपटेक प्लांट ने कर लिए, उसके अलावा जो मिनरल सेडिमेंट में चले गए या सेडिमेंट रिजर्वोयर, यहां मैं लिख देता हूं, रिजर्वोयर में जो चले गए, तो ये डीकंपोजिशन की एक्टिविटी एग्जैक्टली काउंट की जाती है आउटपुट। तो मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूंगा, ये टर्म्स आप ध्यान रखें। ईच एंड एवरी इकोसिस्टम रिप्रेजेंट एन इनपुट, हर एक इकोसिस्टम में एक इनपुट है,
उसके बाद हर एक इकोसिस्टम में आप ये कह सकते हैं क्या है, आउटपुट है, और along with input and output each and every ecosystem represent the cycling, each and every ecosystem represent the cycling, हर एक इकोसिस्टम साइक्लिंग को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो हम सारा आप मेंशन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। सारा स्टूडेंट्स आप मेंशन करें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगला मैं आपसे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आप यहां कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा और एक एक्वेटिक हैबिटेट होगा। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट है, उनके डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं नेचर में। तो बायोस्फीयर जो है, एंटायर बायोस्फीयर मैं भी आपको कह रहा था, वो भी एक इकोसिस्टम के फॉर्म में एक्ट करता है, और जो बायोस्फीयर एंटायर इकोसिस्टम के फॉर्म में एक्ट करता है, तो वहां से आपको एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप की जो हैबिटेट है, उन दोनों हैबिटेट का रेफरेंस वहां स्टूडेंट्स मिल जाएगा। तो देखिए, एक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ बात करते हैं, दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स एज giant ecosystem, entire biosphere is ecosystem। तो देखो कैसे है, एक तरफ मैं लिख रहा हूं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट और क्या हुआ, ग्रासलैंड। ये आप कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के फॉर्म्स हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स में मेंशन कर रहा हूं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, दूसरी तरफ मैंने मेंशन किया एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें देखिए आप कहेंगे ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ठीक है। इसके अलावा एस्चुरी, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ, ठीक है। ये कुछ इकोसिस्टम्स आप कह सकते हैं एक्वेटिक में काउंट किए जाएंगे। ओशियन और सी आप कह सकते हैं लार्जर वाटर बॉडीज है, रिवर हैं, लेक्स हैं, इसके अलावा एस्चुरीज हैं, कोरल रीफ्स हैं, ये सब इकोसिस्टम्स एक्वेटिक में काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हम कह रहे हैं एंटायर बायोस्फीयर को हम यहाँ काउंट करने वाले हैं, और आप देखिए इसमें मैं इनपुट और आउटपुट भी आपसे डिस्कस कर लूंगा, इनपुट और आउटपुट भी यहां आप देख लेंगे। आप सारे बायोस्फीयर को एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, एंटायर बायोस्फीयर, क्लियर। ये जो आपने कहा, इसमें देखिए आपके पास सबसे पहले तो रेडिएंट एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द क्रिस्टल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। ये लीजिए, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन और एनर्जी से यहां स्टूडेंट्स आपको मिलेगा इनपुट, ठीक है।
एक्वेटिक इकोसिस्टम ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल और कह सकता हूं मैं आर्टिफिशियल, इधर आप कह सकते हैं क्रॉपलैंड, ठीक है, आर्टिफिशियल, या इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स मैनमेड, ये मैनमेड इकोसिस्टम्स है। इसी तरीके से इधर अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल, ठीक है, तो इधर आप कह सकते हैं एक्वेरियम, कुछ पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स, लेकिन बेसिकली पॉन्ड्स को जो है वो आर्टिफिशियल के बजाय इसी में हम काउंट कर सकते हैं पॉन्ड्स, ठीक है। तो देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सोलर रेडिएशन के फॉर्म में इनपुट है। अब ये जो फॉरेस्ट है इसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, इसी तरीके से डेजर्ट में और इसी तरीके से ग्रासलैंड में, इन सब में अपनी एक्टिविटी करते हैं, जैसा इधर मैंने मेंशन किया है। सिमिलरली आप कह सकते हैं ओशियंस, रिवर्स और लेक्स में, एस्चुरीज में, कोरल रीफ्स में, इन सब में भी एक्टिविटी करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ नेचर में आप कहेंगे एनर्जी का साइक्लिंग प्रोसेस है या एनर्जी का ट्रांसफर है, वो जो है वो साइक्लिंग में काउंट होता है। वैसे मिनरल साइक्लिंग और एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो दोनों साइक्लिंग में काउंट होते हैं। और डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी यहां जो हो रही है वो डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन वो किसी भी इकोसिस्टम में हो, वो फर्दर आपको यहां शो करवाएगी आउटपुट, या फिर आप कह सकते हैं वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर देगी। इनपुट, ये इनपुट जो है वो इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी को बनाता है, इनपुट प्रोडक्टिविटी को बनाएगा, आउटपुट आप ये कह सकते हैं डीकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन आप यहां शो कर रहे हैं, जिसमें मिनरल्स आपने कहा कहां चले गए, सेडिमेंट रिजर्वोयर में मिनरल्स ट्रांसफर हो गए। और अब इसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं साइक्लिंग। तो देखिए साइक्लिंग में न्यूट्रिएंट्स, साइक्लिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स आप कह सकते हैं, मिनरल्स, एनर्जी ट्रांसफर, ये सब इकोसिस्टम की साइक्लिंग में काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास अल्टीमेटली क्या क्या आया, प्रोडक्टिविटी, साइक्लिंग और आप कह सकते हैं डीकम्पोजिशन, आउटपुट। ये आप कह सकते हैं एंटायर बायोस्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर स्टूडेंट्स कहा जाता है जेंट इकोसिस्टम। बायोस्फीयर अपने आप में एक जेंट इकोसिस्टम है। यहां कुछ स्टेटमेंट्स में और मेंशन कर सकता हूं, एंटायर बायोस्फीयर, एंटायर बायोस्फीयर act as an ecosystem. Entire biosphere act as an ecosystem. Entire biosphere जो है वो एक इकोसिस्टम की तरह एक्ट करता है। Entire biosphere act as an ecosystem, एक ग्लोबल इकोसिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, जेंट इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम भी आप स्टूडेंट्स इसको काउंट कर सकते हैं। तो एक बार ये दोनों जो डायग्राम्स हैं इनको आप देखें, नोट कर लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्दर इनमें और कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के हैबिटेट के बिहार पर आप बेसिकली 2 कैटेगरीज और डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि हमने जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम डिफाइन किया है या डिसाइड किया है, इसका बेसिस हैबिटेट ही है, लेकिन इसके बाद भी मैं इसको यहां कैटेगराइज कर सकता हूं। तो पहले तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एक्वेटिक सिस्टम के कैटेगराइजेशन पे आ रहा हूं।
देखिए एक्वेटिक सिस्टम जो है इसके कैटेगराइजेशन पे हम आ रहे हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ठीक है, वी कैन कैटेगराइज इनटू टू, और इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट वन आप कहेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, और सेकंड आप कहेंगे मैराइन इकोसिस्टम। सेकंड आप कह सकते हैं मैराइन इकोसिस्टम। तो देखिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम, बेसिक रेफरेंस आप दोनों का समझ गए होंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हम स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हम काउंट कर सकते हैं रिवर्स को, ठीक है, बेसिकली रिवर्स यहां हो सकती हैं, जो एस्चुरीज है उनको भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स जहां मिलती हैं वो एज एस्चुरीज होगा। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मेनली रिवर्स, ठीक है, ये होंगे। पॉन्ड्स इसमें होते हैं, नेचुरल पॉन्ड्स की बात कर सकते हैं आप। यहां मैराइन इकोसिस्टम्स में आप सीधा सीधा सा सी और ओशियंस को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैराइन हैबिटेट को ही रिप्रेजेंट करती हैं, और बेसिकली लेक्स भी आप कह सकते हैं। हालांकि लेक इधर भी काउंट हो सकती है, पॉन्ड और लेक, ठीक है, तो ये मैराइन हैबिटेट में कंसीडर की जाती है, जिसमें सॉल्टी वाटर कॉम्पोजिशन हो, सॉल्टी वाटर कॉम्पोजिशन जिसमें स्टूडेंट्स होता है, उसको आप काउंट कर सकते हैं मैराइन इकोसिस्टम में। क्लियर? ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। फिर इसके बाद एक आपने नेचुरल और आर्टिफिशियल को डिस्कस किया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेचुरल और आर्टिफिशियल पे बात कर लेते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम्स आप कहेंगे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नेचर, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नेचर एज, जैसे देखिए यहां आप कहेंगे फॉरेस्ट एरिया कोई अगर है तो यूजुअली फॉरेस्ट एरिया मैन मेड नहीं हो सकता, ह्यूमन स्टेब्लिश नहीं कर सकता। इसी तरीके से डेजर्ट है, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो लार्ज ग्रासलैंड है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के नेचुरल इकोसिस्टम्स काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ही मैन मेड और इसको एक और टर्म में लिख रहा हूं एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी कंसीडर किया जाता है। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, ये स्टूडेंट्स आप कहेंगे क्या होगा, क्रॉपलैंड। तो आप ये भी कह सकते हैं द क्रॉपलैंड विल बी द लार्जेस्ट मैन-मेड और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम ओवर द अर्थ। लार्जेस्ट मैन-मेड, लार्जेस्ट मैन-मेड इकोसिस्टम और सिस्टम, लार्जेस्ट मैन-मेड इकोसिस्टम और सिस्टम आप इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैन-मेड और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स जो हैं उनमें क्रॉपलैंड सबसे बड़ा कहा गया। एक्वेरियम एक आपने लिखा, एक्वेटिक के रेफरेंस में
मैं कह सकता हूं जैसे एक्वेटिक हैबिटेट में आपने कहा, एक्वेटिक में एक्वेरियम, तो ये स्मॉल इकोसिस्टम है, स्मॉल मैनमेड और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है। क्रॉपलैंड जबकि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का अगर आप देखें तो लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम है। ठीक है, तो नेचुरल और मैनमेड इकोसिस्टम्स आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं जो नेचुरल इकोसिस्टम है उनका नेचुरल एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा, और जो मैनमेड इकोसिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें प्रोड्यूसर्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कंज्यूमर्स वहां हम मैनेज करते हैं, या प्रोड्यूसर्स को आप ऑर्गेनाइज करिए, कंज्यूमर्स की अवेलेबिलिटी अपने आप हो जाती है। जैसे किसी क्रॉप फील्ड को आपने तैयार किया, तो आपने क्रॉप कल्टीवेट किया था, अब उसके सराउंडिंग में इंसेक्ट्स वगैरह और जो भी फाइटोफेगस हैं, जो भी प्लांट इंसेक्ट्स हैं, प्लांट को यूटिलाइज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो वहां नेचुरल एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट हो सकते हैं, और इस तरीके से एक फूड चेन स्टेब्लिश हो सकती है। इकोसिस्टम का फंक्शनल एग्जिस्टेंस स्टूडेंट्स आपके पास वहां से आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इकोसिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम जो आप पढ़ रहे थे, उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम्स का कैटेगराइजेशन है। इसके अलावा जो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हम कह रहे हैं, या नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल, मैनमेड और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम जो कह रहे हैं, उनका ये बेसिक कैटेगराइजेशन है। ठीक है, अब देखिए इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक चार्ट मैं और बना देता हूं। हालांकि बायोटिक एबायोटिक सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियर हैं, लेकिन वहां जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का इकोसिस्टम में एग्जिस्टेंस कैसे है, इसकी हम बात करेंगे। इकोसिस्टम एजी टेंसले ने प्रपोज किया था। ठीक है, द टर्म इकोसिस्टम कॉइन्ड बाय एजी टेंसले, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये भी। और जो इकोसिस्टम इकोलॉजी है, ओडम, ईपी ओडम को फाउंडर कहा जाता है, फादर ऑफ द इकोसिस्टम इकोलॉजी, ईपी ओडम। ठीक है, तो देखो टाइटल लिखो आप, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है स्टूडेंट्स, इन कंपोनेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे एबायोटिक, एबायोटिक में आपके पास हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स में स्टूडेंट्स लाइट, टेम्परेचर और वाटर कंसीडर किया जाता है। एडेफिक फैक्टर में जैसा आप जानते हैं सॉइल प्रोफाइल, और टोपोग्राफिकल फैक्टर में स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस एरिया ये कंसीडर की जाती है। पहले ये सारे फैक्टर्स आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स पे आप आइए। देखिए इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैटेगराइजेशन हम करते हैं तो फिर हमारे पास हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, एंड डीकंपोजर्स। ठीक है, तो देखो यहां प्रोड्यूसर्स जो है वो कौन है स्टूडेंट्स, प्लांट्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन प्रोड्यूसर्स में आप कहेंगे प्लांट्स। ठीक है, या फिर ये जो हैं वो हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स।
अब कौन कौन प्रोड्यूसर हो सकता है इसको आप यहीं क्लियर कर लीजिए। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है उनका फिर मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये स्टूडेंट्स फोटो ऑटोट्रॉप्स। सेकंड कैटेगरी कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं स्टूडेंट्स, ये फोटो ऑटोट्रॉप्स एग्जैक्टली क्या है? फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, या आप कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं। द फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, और ग्रीन प्लांट्स बेसिकली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के प्रोड्यूसर्स हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स में स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं बैक्टीरिया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है नेचर में वो भी प्रोड्यूसर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक एग्जांपल आपने डिस्कस किया था, और आपने डिस्कस किया था डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन होंगे? तो आपका आंसर था वहां, आंसर आपका था एग्जैक्टली आर्की बैक्टीरिया डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में आर्की बैक्टीरिया जो प्रेजेंट हैं वो आर्की बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक, वो आर्की बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर पाते, वहां सोलर रेडिएशंस का इनपुट नहीं है, वो कीमोसिंथेटिक नेचर के हैं और कीमो ऑटोट्रॉप्स कहे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये प्रोड्यूसर्स तो हुए। प्रोड्यूसर्स के बाद अगली जो कैटेगरी है आपके पास वो है कंज्यूमर्स। तो देखिए कंज्यूमर्स में एनिमल्स काउंट होते हैं। क्या इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंज्यूमर्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं? तो इसको मैं हटा देता हूं। इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप कंज्यूमर्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कंज्यूमर्स को कैटेगराइज कर पाएंगे। कौन से कंज्यूमर्स हैं? कंज्यूमर्स, और ये देखिए लास्ट में यहां मैं लिख रहा हूं डीकंपोजर्स। पूरा ओवरव्यू देखिए आप, जिससे बार बार आपको डिस्कस नहीं करना पड़े। देखिए कंज्यूमर्स में बेसिकली आप कहते हैं एनिमल्स। ठीक है, अब ये कंज्यूमर्स क्यों हैं? क्योंकि ये हैं हेटेरोट्रॉप्स। ये क्या है? हेटेरोट्रॉप्स, जो अपना फूड मटेरियल खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। फूड मटेरियल के लिए इन ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे होगी, मतलब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ऑब्टेन करने के लिए इनकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे होगी। तो जो कंज्यूमर्स हैं हेटेरोट्रॉप्स हैं, ये कौन से होंगे? देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पीसी। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो स्टूडेंट्स बेसिकली होंगे हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स आप कह सकते हैं डायरेक्टली वेजिटेशंस को और प्लांट्स को यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट, सेकंड आप कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और थर्ड आप कह सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स हैं ये क्या होंगे? ये दोनों ही आप ये कहेंगे ये होंगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स यूटिलाइज द प्लांट्स, आप कहेंगे यूटिलाइज प्लांट्स एंड वेजिटेशंस। ये डायरेक्टली प्लांट्स और वेजिटेशंस को यूटिलाइज करते हैं। और ये आप कह सकते हैं यूटिलाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो बेसिकली एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हुए कंज्यूमर्स
जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो देखो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और ये क्या हुआ, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को सिंथेसाइज करने या ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की। फिर स्टूडेंट्स डीकम्पोजर्स पे आप आइए। आपने कहा था डीकम्पोजर्स बेसिकली माइक्रोब्स है, और इन माइक्रोब्स में भी बैक्टीरिया वो डीकम्पोजर या डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म आप काउंट करते हैं। देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आप यहां डिस्कस कर लीजिए। ये नेचर में जो मिनरल साइक्लिंग है, मिनरल्स साइक्लिंग जो है या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो नेचर में है, इस मिनरल साइक्लिंग रेगुलेट मिनरल साइक्लिंग और द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और मिनरल साइक्लिंग को स्टूडेंट्स ये रेगुलेट करता है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और मिनरल साइक्लिंग को रेगुलेट करने वाला क्या हुआ, डीकम्पोजर। यहां फंजाई भी हो सकते हैं। फंजाई आप कहें ऑल्सो डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को स्टूडेंट्स डीकम्पोज करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने वाले ये हुए फंजाई और बैक्टीरिया, इनको आप डीकम्पोजर्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार रेफरेंस आप नोट करें। देखिए एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हमने डिस्कस कर रहे थे, कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। आपने कहा एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मैंने काउंट किया क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स एंड टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। अब इन सब की डिटेल पहले आपने पढ़ रखी है, तो फिर उसके बाद में हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स थे। ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो बेसिकली हैं माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ न्यूट्रिशनल जो नेचर है इनका, या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को ऑब्टेन करने का, फॉर्म करने का, गेन करने का जो नेचर है, उसके बिहाफ पे हमने इनको ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में कैटेगराइज किया। हम लास्ट में कैटेगरी पढ़ रहे हैं डीकम्पोजर्स, जो इन सारे ऑर्गेनिज्म के डेड होने पर इनको डिग्रेड करता है। इनको फिर से आप ये कह सकते हैं डिग्रेड करने के बाद जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको साइक्लिंग में लाता है। तो रेगुलेट मिनरल साइक्लिंग, डीकम्पोजर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो रेगुलेशन ऑफ मिनरल साइक्लिंग है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट नोट कर लें। इसके बाद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें। हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए एबायोटिक फैक्टर्स हटा देता हूं, बायोटिक फैक्टर से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेज और हैं, इनको मैं डिस्कस कर लेता हूं। और यहां देखो एक स्ट्रक्चर के साथ, ये इकोसिस्टम का जो पिरामिड फूड चेन है उसके साथ मैं आ रहा हूं। सबसे पहले बॉटम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टॉप कह सकते हैं आप, और टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं। ये फोटोन एनर्जी को रिसीव करते हैं, और ये जो हैं वो फोटोसिंथेट्स हैं, फोटोसिंथेट्स हैं। प्लांट्स बेसिकली आप करें ग्रीन प्लांट्स, जो यूजुअल रेफरेंस है उसको हमने मेंशन किया है। अब देखिए ये सब जो है
ये कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, सक्सेसिवली एनर्जी ये ट्रांसफर कर सकते हैं। इधर हमने देखो लिखा है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ये टर्सरी भी हो सकता है और इसके ऊपर भी एक आप कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल हो सकता है। ये स्टूडेंट्स जो बायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, उनका रेफरेंस है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, फाइनली स्पेसिफिकेशंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशंस देखिए, सबसे पहले तो किसी इकोसिस्टम का जो साइज है उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। इकोसिस्टम्स दे आर माइक्रो और स्मॉल इकोसिस्टम टू जेंट और लार्ज इकोसिस्टम कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल इकोसिस्टम आप कहेंगे ए ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम स्टूडेंट्स कंसीडर की जा सकती है। ए ड्रॉप ऑफ वाटर मे कंसीडर एज एन इकोसिस्टम, और जो है इसमें आप कहेंगे एंटायर बायोस्फीयर, एक बायोस्फीयर को भी इकोसिस्टम कंसीडर किया जा सकता है। ये लार्जेस्ट होगा, बायोस्फीयर कंप्लीट अगर आ गया तो ऑब्वियस है ये लार्जेस्ट हो सकता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। इसके बाद आप कहेंगे बायोम्स, ये जियोग्राफिकल एरियाज हैं स्टूडेंट्स, ये जेंट इकोसिस्टम में ही काउंट होते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं जो फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट हैं, फॉरेस्ट डेजर्ट हैं, ओशियंस, सी, ये जो हैं वो सब जो हैं लार्ज इकोसिस्टम में या जेंट इकोसिस्टम्स में ही काउंट होते हैं। तो इकोसिस्टम जो है वो आप ये कह सकते हैं उसका साइज काफी वेरिएबल होता है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर से लेकर एंटायर बायोस्फीयर जो है वो इकोसिस्टम स्टूडेंट्स कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां एक कंज्यूमर्स इनके जो है मैक्रो कंज्यूमर्स और स्टूडेंट्स माइक्रो कंज्यूमर्स कंसीडर किए जाते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स तो ऑब्वियस है किसी भी इकोसिस्टम में जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर ऑर्गेनिज्म है, एग्जिस्ट एज द हायर ट्रॉफिक लेवल्स, और हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर जो लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म है, लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म हैं, ये स्टूडेंट्स मैक्रो कंज्यूमर्स काउंट किए जाते हैं, बेसिकली कार्निवोर्स होते हैं। जो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं वो आप कह सकते हैं स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म हैं, और बेसिकली इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी काउंट की जा सकती हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी काउंट किया जा सकता है। क्लियर? तो देखिए इकोसिस्टम्स जो आप पढ़ रहे हैं उस इकोसिस्टम में हमने इंट्रोडक्टरी कंटेंट या इंट्रोडक्टरी रेफरेंस डिस्कस किया। इंट्रोडक्टरी रेफरेंस में आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, किस तरीके से इकोसिस्टम अपने आप को मेंटेन कर लेता है। उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आपने पढ़े, और आपने कहा कि इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस आता है, और वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो इकोसिस्टम को बनाता है। तो इकोसिस्टम किसी पर्टिकुलर आप कहेंगे एक ऐसे फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर से कोरिलेट करता है जो अपने आप में इंडिविजुअल्स के एग्जिस्टेंस को शो करता हो या बनाता हो। आप अगर नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स को डिस्कस करेंगे तो भी आपको, जो हमने डायग्राम एक बनाया उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स दोनों आपको देखने को मिले। जैसे क्रॉपलैंड है, आपने कहा एक्वेरियम है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं, मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं, जबकि फॉरेस्ट एरिया और डेजर्ट वगैरह ये सब जो है ओशियंस हैं, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। आप अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में भी सबसे बड़ा इकोसिस्टम देखते हैं तो वो है क्रॉपलैंड। तो क्रॉपलैंड जो मैन इंजीनियर्ड और मैन मेड इकोसिस्टम है, ऐसे इकोसिस्टम्स में भी एग्जैक्टली जो एनर्जी का फ्लो है या उसकी जो फंक्शनिंग एक्टिविटी होती है वो नेचुरल इकोसिस्टम की तरह ही होती है। क्लियर? तो देखिए इकोसिस्टम अब तक आपने क्लियर किया, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ये नेचर का फंक्शनल यूनिट है। आप कह सकते हैं जो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है ये एग्जैक्टली एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से बनता है।
एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो उनके इंटरेक्टिव एग्जिस्टेंस से ये बनता है। और इकोसिस्टम अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम है। इकोसिस्टम इज ऑल्सो द ओपन सिस्टम। वो इसलिए कहा गया क्योंकि कंटिन्यूस इनपुट और आउटपुट आप ये कह सकते हैं यहाँ चलता है। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इनपुट एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी को रेफर करता है। जो साइक्लिंग है, एक सेकंड पॉइंट वहां आता है साइक्लिंग, वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी ट्रांसफर और ये सब जो है इनपुट रेफर करता है। और आउटपुट फाइनली डीकंपोजिशन की एक्टिविटी है, जिससे कुछ आप ये कह सकते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स सेडिमेंट्री रिजर्वायर में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको आप आउटपुट काउंट करते हैं। क्लियर? तो टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर बनती कैसे, एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? तो देखो एनसीईआरटी की स्टडी है, यहां लिखा गया है कि तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, जो पिछले लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट्स, और ये जो इंटरेक्शन है रिजल्ट्स इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर, रिजल्ट्स इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे जो एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो फिजिकल स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं या फिजिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आते हैं। दैट फिजिकल स्ट्रक्चर इज द इकोसिस्टम। ठीक है? तो आप ये भी कह सकते हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स द रिजल्टिंग एस्पेक्ट इज ए फिजिकल स्ट्रक्चर एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच इकोसिस्टम। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक of each ecosystem, characteristic of each ecosystem। हर एक इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करेंगे तो फिजिकल एग्जिस्टेंस उनका आपको दिखाई देगा, फिजिकल रिजल्टिंग एस्पेक्ट आपको उनका दिखाई देगा। ये हर एक इकोसिस्टम का स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कैरेक्टराइजेशन किया गया है, हर एक इकोसिस्टम जो है वो इस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है। क्लियर? उसके ठीक बाद अगला पॉइंट हम देख रहे हैं। देखिए, जो इकोसिस्टम्स हैं, इन इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इन एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपने सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स और टोपोग्राफिकल फैक्टर्स पढ़े। तो अगला मैं कह सकता हूं बायोटिक कंपोनेंट्स या स्पीसीज कंपोजिशन। हर एक इकोसिस्टम का अपना एक स्पीसीज कंपोजिशन होगा। हर एक इकोसिस्टम एक स्पीसीज कंपोजिशन को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा, और वो जो स्पीसीज कंपोजिशन है वो स्पीसीज कंपोजिशन आप ये कह सकते हैं वहां कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो, कोई भी एक कम्युनिटी जो होगी, या फिर आप बायोटिक कम्युनिटी कह दीजिए, उस कम्युनिटी का अपना एक स्पीसीज कंपोजिशन होगा। कैसे? आप कहते हैं एक से ज्यादा पॉपुलेशन जब भी एग्जिस्ट करती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम में ऑब्वियस है ना, यहां आप कहेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं पीपी, यहां आप कह रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं पीसी जो हर्बीवोर्स हैं, ये एससी कार्निवोर्स हैं, टीसी ये भी कार्निवोर्स, या फिर आप कह सकते हैं जो टॉप कंज्यूमर है वो भी कार्निवोर्स हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये कम्युनिटी को रेफर करता है। तो आप ये कहेंगे जो इकोसिस्टम है वो एक डेफिनेट स्पीसीज कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अगली इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये जो स्पीसीज कंपोजिशन है इकोसिस्टम का, इसका अपना एक अरेंजमेंट होता है। इसको अपन कहेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। मैं इससे पहले एबायोटिक फैक्टर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका था। स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बेसिकली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट में आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, या फॉरेस्ट एरिया के केस में आप डिस्कस कर चुके हैं कि जो लार्ज कैनोपी वाले प्लांट्स हैं उनके बाद में आप स्मॉल कैनोपी वाले और रेस्पेक्टिवली स्मॉल कैनोपी के साथ साथ बॉटम की ग्रासेज वो सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में मेन रोल प्ले करेगा। इसके अलावा स्पीसीज कॉम्पोजिशन स्टूडेंट्स जो है वो मेन रोल प्ले करेगा। दोनों की अब हम यहां डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूं यहां स्पीसीज कॉम्पोजिशन, आप नोट करते चले जाएं। फर्स्ट ए स्पीसीज कॉम्पोजिशन। ठीक है, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, और स्पीसीज कॉम्पोजिशन जो है each ecosystem represents different type of species, क्लियर। हर एक इकोसिस्टम में आप ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज की प्रेजेंस है। तो स्टूडेंट्स ये स्पीसीज कॉम्पोजिशन हुआ। देखिए, अब यहां काम की बात ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है उसमें आप काउंट क्या करते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं द आइडेंटिफिकेशन ऑफ plants and animal species, plants and animals species, प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज जो हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आप कर सकते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो स्पीसीज हैं वो एग्जैक्टली किसी भी इकोसिस्टम का, वो आप कह सकते हैं एग्जैक्टली किसी भी इकोसिस्टम की एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब यहां आपका डाउट एक ये हो सकता है कि माइक्रोब्स को हमने क्यों नहीं काउंट किया। तो देखिए, जो माइक्रोब्स हैं डेफिनेटली दे विल प्रेजेंट विद ईच ट्रॉफिक लेवल। ये माइक्रोब्स हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन इन माइक्रोब्स का आप ये कहेंगे डाइवर्सिटी जो है उसको डिटेक्ट कर पाना, रिकॉग्नाइज कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है। या फिर आप कह सकते हैं हमारे टेक्सोनोमिक मेथड्स इतने कन्वीनियंट नहीं है जिससे हम माइक्रोब्स को डिटेक्ट कर सकें। हालांकि ये प्रेजेंट होंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का जो स्पीसीज कॉम्पोजिशन है वो वहां के एनिमल्स और आप ये कह सकते हैं वहां की जो प्लांट स्पीसीज हैं उन प्लांट स्पीसीज के बिहाफ पर हम स्टूडेंट्स डिटेक्ट करते हैं। क्लियर। तो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज के बिहाफ पे इनका डिटेक्शन हुआ या ये डिटेक्ट कर लिए गए। क्लियर। अब देखो यहां से एक और वर्ड मैं ऐड कर रहा हूं, कम्युनिटी। कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। तो आप ये कहिए हर एक इकोसिस्टम जो है वो अपने आप में एक बायोटिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बायोटिक कम्युनिटी जो है वो भी फंक्शनल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोब्स की प्रेजेंस वहां भी होगी, ये इंटरेक्ट करते हुए फंक्शनल एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश करेंगे। सो द स्पीसीज कॉम्पोजिशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ an ecosystem and also the characteristic feature of a biotic community। स्टूडेंट्स अगली बात जो मैं कह रहा हूं वो आप नोट करें, species composition is the characteristic of a biotic community also। A biotic community also। स्पीसीज कॉम्पोजिशन एक बायोटिक कम्युनिटी का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल आप मेंशन करो, फॉरेस्ट एरिया है या फॉरेस्ट है, ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट एरिया है
इसमें आप कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस, डिफरेंट वेजिटेशंस एंड एनिमल्स यहां प्रेजेंट है, वेजिटेशंस और एनिमल्स यहां प्रेजेंट हैं। अब ये वेजिटेशंस और एनिमल्स यहां जो प्रेजेंट हैं वो इसके स्पीसीज कॉम्पोजिशन को बनाते हैं। एक जो डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट में आप कहो ग्रासेज से लेकर, वेजिटेशंस की बात मैं कर रहा हूं, बॉटम ग्रासेज से लेकर आप कह सकते हैं लार्ज कैनोपी, कैनोपिड प्लांट्स तक या ट्री जो है स्टूडेंट्स वो एग्जिस्टेंस में होते हैं। तो ये स्पीसीज कॉम्पोजिशन एक फर्स्ट आप कहेंगे रेफरेंस रहा, स्पीसीज कॉम्पोजिशन जो किसी भी इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं आ रहा हूं जिसको आप कहेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। और देखिए स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है, यहां हमने मेंशन भी कर रखा है, तो इसी तरफ मैं इसको लिख देता हूं स्ट्रेटिफिकेशन। अगला है स्टूडेंट्स स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है, ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या हुआ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, जैसे यहां हम बात कर रहे हैं प्लांट्स। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज या प्लांट्स को जब आप यहां डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए यहां टॉप लेयर आप कहेंगे ट्रीज विद लार्ज कैनोपी। ठीक है, इनका कैनोपी एरिया लार्ज होगा, जैसे ये ट्रीज विद लार्ज। उसके ठीक बाद आप कह सकते हैं सेकंड लेयर, ये बेसिकली स्मॉल ट्रीज और आप कहेंगे सर्ब्स की होगी, स्मॉल ट्रीज एंड सर्ब्स। फिर आप कह सकते हैं लोअर लेयर, या इस सेकंड लेयर को भी आप मिडिल लेयर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ये जो है हर्ब्स एंड ग्रासेज, ये इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पीसीज का है या वेजिटेशन का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स और स्पीसीज जो यहां हमने मेंशन किया है, वेजिटेशंस लिख देता हूं, वेजिटेशंस, ये एग्जैक्टली स्टूडेंट्स क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन। ये स्ट्रेटिफिकेशन को यहां इंडिकेट करता है। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट है इसका बेनिफिट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेजिटेशंस इन ए फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट इकोसिस्टम कह दीजिए। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, देखिए सोलर रेडिएशन जब ये ऑप्ट करते हैं तो आप ये कह सकते हैं लाइट का इंपैक्ट है, लाइट के इंपैक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफिकेशन मैंने आपसे लेक में भी डिस्कस किया था जब हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो यहां आप ये कह सकते हैं अडेप्टिव
एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स और वेजिटेशंस। जो एडेप्टिव एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स और वेजिटेशंस है वो इसी के अकॉर्डिंग आती है। जैसे देखो जो बॉटम की ग्रासेज है, बॉटम की जो ग्रासेज है, यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। बॉटम ग्रासेज ऑफ बॉटम, ये ग्रासेज ऑफ बॉटम जो है स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली जो ग्रासेज ऑफ बॉटम है एडेप्टिव फॉर लो लाइट इंटेंसिटी, एडेप्टिव फॉर द लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट पेनिट्रेट करती है तो जो लार्ज कैनोपीड प्लांट है उससे होकर लाइट आता है, तो जो बॉटम की ग्रासेज हैं वो लो लाइट अवेलेबिलिटी के लिए अडेप्टेड होती हैं। इवन बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनमें दिन के टाइम में भी आपको अंधेरा देख सकते हैं, तो बहुत कम लाइट की इंटेंसिटी वहां बॉटम तक पेनिट्रेट कर पाती है। तो ये जो ग्रासेज हैं बॉटम की, ये लो लाइट इंटेंसिटी के लिए अडेप्टेड होती हैं। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन या लेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं जो लार्ज कैनोपी वाले प्लांट हैं ऑब्वियस उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अपनी ज्यादा करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस जो है नेचर में टोटल, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट वो एग्जैक्टली कर पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में दो मेन पॉइंट जो एनसीईआरटी ने यहाँ डिस्कस किए स्टूडेंट्स आपसे, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट आप कह रहे हैं स्पीसीज कॉम्पोजिशन और सेकंड आप कह रहे हैं बी, आप कह रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन। लेकिन इसके अलावा देखिए कुछ और बेसिक रेफरेंसेज हैं जिनको थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, जैसे इकोसिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको कम्युनिटी के साथ हम लिंक कर रहे हैं, तो कम्युनिटी जो है वो स्पीसीज कॉम्पोजिशन शो करने के साथ साथ स्पीसीज की डोमिनेंस भी स्टूडेंट शो करती है। तो ये यही हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा। हर एक इकोसिस्टम की अपनी एक प्रोडक्टिविटी है, हर एक इकोसिस्टम जो है उसकी अपनी एक प्रोडक्टिविटी है। इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो भी प्रोडक्टिविटी का जो रेफरेंस है। हालांकि फंक्शन में उसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर रखा है, तो फंक्शन में हम उसको पढ़ लेंगे। हर एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है, वो भी फंक्शन में आपको बता रहा है। हर एक इकोसिस्टम मिनरल साइक्लिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपको फंक्शनिंग में बता रखा है, जो डीकंपोजिशन के साथ डिस्कस किया गया है। तो मैं अगला इसमें आपसे डिस्कस कर रहा हूं स्पीसीज डोमिनेंस। स्पीसीज डोमिनेंस, ठीक है। तो देखिए किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी फूड चेन में, किसी भी कम्युनिटी में some species may present enormously, ठीक है, लेकिन नंबर में बहुत ज्यादा होना आप ये कह सकते हैं स्पीसीज डोमिनेंसी नहीं है, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी है। तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की आप ये कह सकते हैं डाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम में ज्यादा हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी डोमिनेंसी वहां हो। तो यहां आपको स्पीसीज डोमिनेंस से रेफर करना चाहिए कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज आप कहेंगे कौन सा होगा? प्लेज an important role, plays an important role in the maintenance of ecosystem or a community. Plays an important role in the maintenance of ecosystem or community. जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम के मेंटेनेंस में या कम्युनिटी के मेंटेनेंस में कीस्टोन स्पीसीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये स्टूडेंट्स यूजुअली आप कहेंगे टॉप कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं या यूजुअली टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कुछ केसेज में टॉप कंज्यूमर्स के बजाय किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल की ऑर्गेनिज्म भी हो सकती हैं। जैसे आप किसी एक बिग बेनियन ट्री की बात करिए, ट्री इकोसिस्टम है मेरे पास,
और इस ट्री इकोसिस्टम में, जैसे देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, इस पे आप आए। यहाँ आपके पास ट्री इकोसिस्टम है और ट्री में आपने कहा हुड बेनियान ट्रीज देयर, ठीक है ना, बिग बेनियान ट्री वहां प्रेजेंट है। इस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। उसके बाद आप कह सकते हैं जो बर्ड्स हैं वो यहाँ सरवाइव करते हैं और इनको खाने वाले और ऑर्गेनिज्म स्नेक हो सकते हैं। तो ये जो ट्री है, इस ट्री इकोसिस्टम में इस बेनियान ट्री जो प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ है, अब ये तो बॉटम में है, तो क्या आप ये कहेंगे कि यहाँ स्नेक्स और जो बर्ड्स होंगे जो टॉप लेवल के कंज्यूमर हैं वो यहाँ कीस्टोन स्पीसीज हैं? नहीं, उनके बजाय यहाँ आप ये कह सकते हैं ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल किसका है, खुद बेनियान ट्री का है, जो अपने आप में सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हुए भी बहुत सारे इकोसिस्टम्स को होल्ड कर सकता है, बहुत सारे इकोसिस्टम्स को खुद जो है मेंटेन कर सकता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं ऐसे केस में हम जो है वो टॉप कंज्यूमर को क्या नहीं कहेंगे, कीस्टोन स्पीसीज नहीं कहेंगे। जबकि आप यूजुअली फॉरेस्ट में देखते हैं या कोई भी ग्रासलैंड एरिया है जो उसमें आप कहते हैं सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं, उनके बाद हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स, और जो टॉप कंज्यूमर कार्निवोर्स हैं, अगर वो हर्बीवोर्स को मेंटेन नहीं करेंगे, मतलब वो नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स मेंटेन नहीं होंगे, हर्बीवोर्स की डाइवर्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, और हर्बीवोर्स की डाइवर्सिटी बहुत बढ़ जाएगी तो वो एग्जैक्टली वेजिटेशंस को और प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर जाएंगे। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, वो इकोसिस्टम का रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, वो इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस केस में हम टॉप कंज्यूमर्स जो हैं उनको कीस्टोन स्पीसीज काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे टाइगर और लॉयन जो है वो किसी ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में टॉप कंज्यूमर हैं, तो वो टाइगर और लॉयन किसी फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में, जैसे आपने कहा टाइगर और लॉयन जो है वो किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर हैं, ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर हैं, तो ये कीस्टोन स्पीसीज हो सकती हैं। लेकिन ट्री इकोसिस्टम में इनके कीस्टोन स्पीसीज होने की पॉसिबिलिटी या टॉप कंज्यूमर के कीस्टोन होने की पॉसिबिलिटी कम है, नहीं है। यहां ट्री जो होगा वो डोमिनेट करता है, पूरे इकोसिस्टम में डोमिनेट कर रहा है, तो इस तरीके से इसको आप क्या काउंट करेंगे, कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज डोमिनेंसी दो तरीके से आप डिस्कस करते हैं, एक तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी में आप ये कह सकते हैं कुछ स्पीसीज जो है वो एनॉर्मसली वहां प्रेजेंट होती हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर को बनाने में या फिर आप कह सकते हैं इकोसिस्टम या उस कम्युनिटी को बनाने में इसका बड़ा रोल है। लेकिन कीस्टोन स्पीसीज उनमें क्या होगी, जो मेंटेनेंस में आप ये कह सकते हैं उस इकोसिस्टम या बायोटिक कम्युनिटी के मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स प्ले करेगी। क्लियर? तो ये एक स्पीसीज डोमिनेंस आपके पास है। उसके अलावा मैं भी जैसा आपको कह रहा था कि प्रोडक्टिविटी हुआ, एनर्जी फ्लो हुआ, मिनरल साइक्लिंग हुई, डिकम्पोजिशन हुआ, ये सब इकोसिस्टम्स के फंक्शन में कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। इससे पहले एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स दे रखा है, तो उस पॉन्ड इकोसिस्टम के एग्जांपल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे जिसमें इकोसिस्टम के फंक्शंस है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम और उसी के साथ पॉन्ड इकोसिस्टम के एक एग्जांपल को मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम और फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में काउंट किया जाएगा फर्स्ट प्रोडक्टिविटी, decomposition, third energy flow, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्लियर? तो ये इकोसिस्टम के फंक्शंस, हर एक इकोसिस्टम की अपनी एक प्रोडक्टिविटी होती है। मैंने आपसे कहा था हर एक ट्रॉफिक लेवल पर माइक्रोब्स या डिकम्पोजर्स की प्रेजेंस होती है, तो डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जिससे इकोसिस्टम जो है वो अपना फंक्शनल एग्जिस्टेंस बनाए रखता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन से मिनरल साइक्लिंग चलती है। तो मिनरल साइक्लिंग जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है नेचर में, उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और देयर द ट्रांसफर ऑफ द मैटर, transfer of the organic matter in the form of biomass and also the transfer of mineral nutrients is the
एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जो है वो सिर्फ बायोमास के ट्रांसफर से ही नहीं होता, जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है वो भी एनर्जी फ्लो में स्टूडेंट्स काउंट होता है। ठीक है, तो यहां एक पॉन्ड इकोसिस्टम का हमें एग्जांपल दे रखा है। पहले पॉन्ड इकोसिस्टम को हम डिस्कस करेंगे जिससे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रेफरेंसेस सारे हम क्लियर कर सकें। पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, टाइटल आप नोट कर लें। एनसीईआरटी आप आ जाएं पेज नंबर 242 क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स यहां दिया है 242 पे, द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, और ये एस्पेक्ट्स हैं प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये फंक्शनल रेफरेंसेज हैं, ये सारे फंक्शनल रेफरेंसेज मैंने यहां मेंशन कर दिए हैं। क्लियर। अब इसमें ये कह रहा है टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interaction that exists in the aquatic ecosystem. तो सबसे पहली बात तो इसके लिए लिखी गई है, ये सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ सस्टेनिंग है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आपको होगा। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, अपने आप को खुद मेंटेन कर सकता है। हर एक इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ही होता है, और आपको कहा गया कि एक ये सिंपल एग्जांपल है जो इसमें होने वाली कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस को भी एक्सप्लेन कर देता है, समझाता है। A pond is a shallow water body in which all of the above mentioned 4 basic components of ecosystems are well exhibited. ठीक है, a pond is, तो आपको कह रहा है क्या है, shallow water body. A pond is a shallow water body जिसमें ये कह रहा है प्रोडक्टिविटी से लेकर प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एग्जिबिट करते हैं। द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विद ऑल द डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स की बात की गई, या फिर आप कह सकते हैं एबायोटिक फॉर्म्स की बात की गई। उसमें कहा गया वाटर है, उसमें डिसॉल्व्ड जो है वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 में सारी बातें लिख रहा हूं। एबायोटिक फॉर्म्स, देखिए ये कह रहा है वाटर, डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक and organic substances, inorganic and organic substances, या फिर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। साथ में कह रहा है देखिए बॉटम में जो सॉइल प्रेजेंट है, क्योंकि यहां भी एडेफिक फैक्टर डिसाइड करती है, और कह रहा है एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम, सॉइल एट द पॉन्ड, सॉइल एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड, सॉइल बॉटम में प्रेजेंट है। ठीक है, ये एबायोटिक फॉर्म हुआ। नेक्स्ट इसके बायोटिक फॉर्म्स के बारे में लिखा गया है। फिर कह रहा है स्टूडेंट देखिए द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द प्लैंक्टोनिक। The autotrophic components include the phytoplankton, some algae and the floating submerged and marginal plants found at the edges. The consumers are the represented by the zooplanktons, the free-swimming and bottom-dwelling forms. तो अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स इसके लिख लेते हैं, और पूरा परफेक्ट एक इकोसिस्टम हम एस्टैब्लिश करेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ मैं बात करूंगा, तो इसको बहुत कीनली आप ऑब्जर्व करें। सारे इकोसिस्टम्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आप यहीं से ले सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ, ये इसी एग्जाम्पल से आप परफेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको कह रहा है प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, उसके बाद में कंज्यूमर्स कौन से हैं। इस तरीके से सारी जो बायोटिक कंपोनेंट्स उसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दी गई है, और इसी के बिहाफ पे हम इसकी फंक्शनिंग पे आएंगे और उसको समझेंगे कि कैसे इनपुट आउटपुट और साइक्लिंग यहां हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देखिए बायोटिक फॉर्म्स, बायोटिक फॉर्म्स जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे नोट करते जाएं आप, बहुत परफेक्ट मैटर आपके पास तैयार हो जाएगा। बायोटिक फॉर्म्स में प्रोड्यूसर्स,
ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स पे आप आइए। प्रोड्यूसर्स में देखो कह रहा है फाइटो प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहा है एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स, सम एल्गी फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड मार्जिनल प्लांट्स, मार्जिनल प्लांट्स, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स आपको कहे जा रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है कंज्यूमर्स आर द जूप्लैंक्टॉन्स, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग। उसके बाद सॉरी, ये प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में स्टूडेंट्स आपको बताया गया है जूप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, जूप्लैंक्टॉन्स फिशेज हो सकती हैं, ठीक है, और साथ में स्टूडेंट्स लिखा गया है फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, फ्री स्विमिंग ये फिशेज ही होती हैं बेसिकली, एंड बॉटम ड्वेलिंग, बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ठीक है, ये कंज्यूमर्स हैं। फाइनली जैसा हर एक इकोसिस्टम में आप पढ़ते हैं सेपरेटली मैं लिख रहा हूं डीकंपोजर्स। और अगला स्टेटमेंट स्टूडेंट्स पढ़ लीजिए, ये कह रहा है डीकंपोजर्स आर द फंजाई बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। तो डीकंपोजर्स में वो लिख रहा है बैक्टीरिया, फंजाई एंड फ्लैजिलेट्स, बाई फ्लैजिलेट्स में लिख सकता हूं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स फ्लैजिलेट फॉर्म्स, ठीक है, ये हुआ। तो ये किसी पॉन्ड के बायोटिक फॉर्म्स हैं। अब यहां के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको आगे। ये कह रहा है, अब पढ़िए, दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल, दैट इज conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by autotrophs। तो देखो सबसे पहली एक्टिविटी कह रहा है conversion of the inorganic into organic material, conversion of the inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by autotrophs, consumption of the autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of dead organic matter to release them back for reuse by autotrophs, ठीक है। These events are repeated over and over again। तो ये कंटिन्यूटी को रेफर करता है। एनसीईआरटी में लिखा है रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, इसीलिए देखिए मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था इकोसिस्टम जो है वो अपने आप में एक ओपन सिस्टम स्टूडेंट्स होता है। फिर कह रहा है देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल्स एंड इट्स डिस्प्लेशन एंड लॉस एज द हीट टू द एनवायरमेंट। तो देखो यहां बायोटिक फॉर्म्स आपने लिखी, एबायोटिक फॉर्म्स आपने लिखी, सेलो वाटर बॉडी है एक पॉन्ड इकोसिस्टम, इसमें ये बायोटिक फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। अब इनको अगर किसी फूड चेन या फिर इकोसिस्टम के फॉर्म में हम देखें तो कैसे अरेंज होते हैं, कौन किसको कंज्यूम करेगा, कहां प्रेजेंट होंगे, इसको आप देखिए। तो एक इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इकोलॉजिकल पिरामिड आप जानते हैं किसी भी फूड चेन का या इकोसिस्टम की जो फूड चेन्स है उन फूड चेन्स का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम्स, उसको आप कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो स्टूडेंट्स हम यहां डिस्कस कर रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, पीपी स्टूडेंट्स मैंने लिखा है, और पीपी में आपने यहां पढ़ा है फाइटो प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, स्पेशली फाइटो प्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा आप कह रहे हैं फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें आपको कहा गया मेनली जू प्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्री स्विमिंग एंड ड्वेलिंग, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, ये फिशेज में कह सकता हूं, और टर्सरी कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स आप कहते हैं। तो देखिए, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होता है वो बेसिकली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होता है। सोलर रेडिएशन यहां आता है, ठीक है। ये फोटोन एनर्जी या जो रेडिएंट एनर्जी है, फोटोन एनर्जी को स्टूडेंट्स ये रिसीव करता है, और ऐसा करने से ये जो है वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एनसीईआरटी इसी के लिए आपको लिख के दे रही है कि यहां कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का। तो फोटोसिंथेटिक एनर्जी में आप ये कहेंगे फोटोन एनर्जी से स्टूडेंट्स बनी केमिकल एनर्जी, ठीक है। एंड दिस केमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मैटर, यूज्ड टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। तो यहां देखिए बेसिकली क्या था, फोटोन एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था, तब आप ध्यान रखें हाइड्रोजन डोनर को यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन डोनर को यूज किया जाता है, और ये जो हाइड्रोजन डोनर है, अगर ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है तो आप जानते हैं H2O होगा। तो वो कह रहा है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म का कन्वर्जन, इसीलिए इसको यूज करते हुए केमिकल एनर्जी बनाया गया। केमिकल एनर्जी आप जानते हैं बेसिकली एटीपी है, और इसको यूज करते हुए ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज कर लिया गया। ये ऑर्गेनिक मैटर आप जानते हैं क्या है, सुगर सब्सटेंसेज, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज कर लिया गया। अब ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, जैसे किसी पॉन्ड के एज पे या किनारे पे आपको ये मिल सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। मैं नेचुरल पॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो आप ये कहेंगे यहां कुछ एज पे प्लांट हो सकते हैं, जो मडी कंडीशन है उसमें कुछ प्लांट्स की प्रेजेंस आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। ये वाटर सरफेस, तो इसके ठीक नीचे यहां फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, क्लियर। ये सोलर रेडिएशन को स्टूडेंट्स ट्रैप करते हैं। एल्गीस में प्रेजेंट होंगे, आपको कहा गया सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स, तो ये मार्जिनल है, कुछ सबमर्ज्ड प्लांट हो सकते हैं। मार्जिनल प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट्स, क्लियर। तो मार्जिनल प्लांट्स और सबमर्ज्ड प्लांट्स यहाँ स्टूडेंट्स ये हो सकते हैं। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेंगे। मेन प्रोड्यूसर यही होगा, ये आप ध्यान रखें। इसको आप चीफ प्रोड्यूसर कह सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का, जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं।
एल्गी यहां प्रेजेंट होंगे, एल्गी यहां प्रेजेंट होंगे। तो ये सब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करती है। अब इनको देखिए यूटिलाइज कौन कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहां से आप ये कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ बायोमास और फूड मटेरियल या बायोमास जो है उसके ट्रांसफर होने के फॉर्म में ये एनर्जी का ट्रांसफर शो करेगा। सिमिलरली सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होगा, थर्ड से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होगा। तो ये हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये स्टूडेंट सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, सो देयर इज द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स जो है ये आप कह सकते हैं आर कनेक्टेड विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और ये आपने पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पढ़ लिया। मेन एक्टिविटी जो है वो होती है वहां प्रीडेशन। जो इंटरेक्शन की मेन एक्टिविटी है वो प्रीडेशन है, जिसके थ्रू आप कहते हैं सक्सेसिवली एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से स्टूडेंट्स दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे होता है। अब देखिए ये हर एक ट्रॉफिक लेवल की जो ऑर्गेनिज्म है ये डिग्रेड होती हैं, ये डीकम्पोज होती हैं, ये आप ये कह सकते हैं डेड होती हैं। तो ऐसे केस में, ऐसी कंडीशन में, ऐसे केस और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स, ऐसे केस में ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आप कहेंगे क्या हुआ, हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ डीकम्पोजर्स की प्रेजेंस है। ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल विल कंटेन द डीकम्पोजर्स। लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अपनी लिमिटेशंस होती है, आगे हम बात करेंगे कि डीकम्पोजर्स को या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक जो पोजीशन है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, तो देखो अगला आप कह रहे हैं जूप्लैंक्टॉन्स से फिशेज और फिशेज से जो टॉप कंज्यूमर हैं, लार्ज फिशेज, स्मॉल फिशेज हो सकती हैं, लार्ज फिशेज हो सकती हैं, ये सब क्या कर लेंगी, फूड मटेरियल को ऑब्टेन कर लेंगी। तो देयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी in the form of biomass, ठीक है, यही स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर है। जो बायोमास ट्रांसफर है यही स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर है। और ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये साइक्लिंग में काउंट किया जाता है, इकोसिस्टम में जो साइक्लिंग एस्पेक्ट है उसमें काउंट किया जाता है। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, द साइक्लिंग कैन ऑब्जर्व थ्रू द फूड चेन्स। जैसे हमने यहाँ ड्रॉ करवा रखी है, ड्रॉ कर रखी है, देखो ये फूड चेन बन रही है अपने आप में, प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक। और अगर ये किसी दूसरी फूड चेन के साथ कनेक्ट कर जाता है तो आप ये कह सकते हैं वो हो सकते हैं फूड वेब्स। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, तो जो साइक्लिंग वाला पार्ट है किसी भी इकोसिस्टम का वो इस तरीके से ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। यहाँ इनपुट क्या था, इनपुट पे आप आइए, यहाँ इनपुट क्या था, तो आप ये कहेंगे ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इन प्रोड्यूसर्स के थ्रू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। क्लियर, ये प्रोड्यूसर्स की फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी इनपुट में काउंट होती है। आउटपुट, आउटपुट में देखिए आप कहेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर। और डेड ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन के साथ साथ आप कह सकते हैं एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट।
जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, मतलब जो बायोमास के फॉर्म में या ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, मतलब जो प्लैंक्टन जब फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं तो यहाँ का सिर्फ 10% ले जा पाते हैं, ठीक है। तो ये 10% ही जा रहा है, बाकी 90% जो है वो कहाँ एग्जिस्टेंस में गया या कहाँ गया, इसको हम एनर्जी फ्लो में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ आप ये समझ लीजिए, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर और नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स को जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कुछ अमाउंट एनर्जी का वहां हीट लॉस में चला जाता है, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी एंड विल काउंट, किसमें काउंट की जाएगी, आउटपुट में। तो देखिए किसी भी इकोसिस्टम के ये मेन रेफरेंसेज होते हैं स्टूडेंट्स, साइक्लिंग, इनपुट एंड आउटपुट, साइक्लिंग, इनपुट एंड आउटपुट। ये पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में भी आप कह सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में भी आप बहुत क्लियरली इनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पॉन्ड इकोसिस्टम। अब देखिए आपको यहां डिस्कस करना है प्रोडक्टिविटी, क्लियर, हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी।